हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों 7 फरवरी को टारगेट में रखे हो ना, क्योंकि 7 फरवरी 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर होने वाला है, एमपी बोर्ड वाले बच्चे। तो ऐसे में 7 फरवरी के लिए बच्चों रण में उतर चुके हैं आप लोग हमारे साथ। भैया मैं कहता हूं कि कहीं भी आप लोग पढ़े हो, साल भर इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक 1.5 महीने का समय हमारे साथ बिता लो, आपके 95 प्लस आएंगे हिंदी में, मैं गारंटेड कहता हूं। कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज के 20 क्वेश्चन। छोड़ना नहीं, दबा के लाइक करके शेयर कर देना बच्चों, मजा आएगा क्लास को। हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों का प्यार सपोर्ट ही आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आता है। हिंदी में प्यार आप लोगों का बेहतर रहा तो बढ़िया 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 कंटेंट आएगा बच्चों, है ना। चलिए, और यदि कोई बच्चा ज्यादा ही प्यार सपोर्ट दिखाना चाहता है कि सर आपके हम बड़े ही फैंस हैं, आपके नोट्स लेकर पढ़ाई करना चाहते, तो ये कांटेक्ट नंबर है 9685299149। बेटा ऐसा ऑब्जेक्टिव तैयार किया हूं, नोट्स में 800 ऑब्जेक्टिव का संग्रह है, 80 पेज का ऑब्जेक्टिव है। कहीं भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बहुविकल्पी 200, रिक्त स्थान वाले 200, सही जोड़ी वाले 200, सत्य 200, 150, एक बाकी में उत्तर 100 150 क्वेश्चन। इसके अलावा कहीं कोई ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी आपके लिए वो भी लेक्चर आएंगे। बाकी आप लोगों को प्यार सपोर्ट बनाना चाहिए, इसलिए नोट्स लेना जरूरी है प्रॉपर तैयारी के लिए। चलिए, ये सारे नोट्स के ही पीडीएफ हैं जिनके माध्यम से आपको पढ़ाने वाला हूं। और आज का चौचक प्रश्न है। प्रश्न कैसा है बच्चों? पहला प्रश्न आपको ट्रिक्स याद कराऊंगा। नई कविता के 2 कवियों की एक एक रचना और 2 कवियों के नाम एक एक रचना लिखना है। देखना प्यारे बच्चों, नई कविता के 2 कवि और एक एक रचना, ऐसे याद करना। बेचारे कुंवारे थे, नई कविता लिखने के लिए भवानी जी से शादी कर लिए, और जब भवानी जी से शादी कर लिए तो लोगों में सन्नाटा छा गया, लेकिन घर के लोग गीत गाते रहे। जब आमने सामने आए कुंवारे जी किसके? भवानी के। किस लिए? नई कविता को लिखने के लिए। तो लोगों में सन्नाटा छाया, लोग गीत गाने भी लगे। क्यों? क्योंकि घर में भैया तो खुशियां हैं, लोग गीत गाएंगे। तो ऐसे में कुंवारे थे कुंवर नारायण, भवानी जी से शादी कर लिए भवानी प्रसाद मिश्रा। किस लिए? नई कविता के लिए। तो नई कविता के 2 कवि हो गए, और जब आमने सामने आ गए, लोगों के बीच में सन्नाटा छा गया, तो कुंवर नारायण के आमने सामने इनकी रचना हो गई, सन्नाटा छा गया, लेकिन घर के लोग गीत फरोश करते रहे। तो ऐसे में नई कविता की 2 कवि और उनकी रचनाएं याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए बच्चों, ठीक है। यदि और भी तैयार करना है तो कुंवर जी बोलते हैं कि सर हमने एक नई कविता लिखने के लिए भवानी जी से शादी किए, लोगों में सन्नाटा छाया, कुछ लोग गीत गा रहे हैं, लेकिन जब हम आमने सामने आए तो ऐसा लग रहा कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो कोई दूसरा नहीं है, कुंवर जी बोलते हैं उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ये लॉजिक है, ट्रिक है। उनकी शादी नहीं हुई, ध्यान रखना, नहीं तो फिर कह दो कि सर आपने शादी करा दो। ऐसा नहीं बबुआ, ठीक है। चलो, प्रगतिवादी अब प्रगति करेंगे रामधारी सिंह जी, ठीक है। प्रगति करेंगे, बोलेंगे हम कोई दिक्कत नहीं है, अर्जुन जैसा हम बनेंगे भाई। प्रगति करने वाले हैं रामधारी जी। कैसे करने वाले हैं? प्रगति करने वाले। बोले कैसे? हम कुरुक्षेत्र में जाएंगे और अर्जुन के समान बीड़ा लेकर कूद जाएंगे। युग धारा, युद्ध से युग धारा। बोले भैया हम रामधारी सिंह क्या कहते हैं प्रगतिवाद में? प्रगतिवाद में क्या है? रामधारी सिंह जी आते हैं, बोलते हैं हम क्या करेंगे? प्रगति करेंगे। तो प्रगति के हैं रामधारी सिंह, ठीक है। कैसा प्रगति करेंगे? कुरुक्षेत्र में जाकर के अर्जुन जैसा युद्ध करेंगे, युगधारा। समझ में आया बच्चों? फिर से समझिएगा। प्रगतिवाद के 2 कवि, उनकी एक एक रचनाएं। रामधारी सिंह जी प्रगति करने वाले हैं, रामधारी सिंह जी प्रगति करने वाले हैं। बोलते हैं ऐसा प्रगति करूंगा कि कुरुक्षेत्र में जाकर के अर्जुन जैसा, यानी नागार्जुन अर्जुन जैसा एक योद्धा बन करके युद्ध करने जाऊंगा युगधारा में। युद्ध में युग, ऐसा युगधारा। तो मतलब रामधारी सिंह जी प्रगति करने वाले, प्रगति वाले कवि। कुरुक्षेत्र उनकी रचना है। साथ में प्यारे बच्चों कैसा प्रगति करेंगे? अर्जुन जैसा बनना चाहेंगे, युगधारा, युद्ध करने के लिए। तो इनकी युगधारा एक रचना हो गई। ऐसे में एक एक रचना, रट्टा नहीं मारना बाबूजी। और उम्मीद करता हूं कि 2 प्रश्न तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगला बच्चों, ओज गुड़। ओज गुड़ किसी भी काव्य को सुनने, पढ़ने, देखने से यदि अंदर में उमंग आ जाए, जोश आ जाए, अपने देश के प्रति प्रेम आ जाए, उबाल आ जाए, खून बलकने लग जाए,
तो वो काव्य आपका ओज गुण को प्रदर्शित करता है। यानी जिस काव्य को सुनने पढ़ने से हमारे अंदर ओजता का गुण आ जाए, है ना, एक अंदर से भाव आ जाए, एकदम ज्वाला सा जल उठे, रगों में खूनों में बच्चों एक देश प्रेम की प्रति प्रेम, जैसे वह खून को किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून को हो किस मतलब का जिसमें जो आ सके दे सके काम नहीं। तो ये आप लोग देखो ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहां पर वीर भाव का उत्पन्न होता है, अपने देश के प्रति प्रेम भाव का उत्पन्न होता है, रग रग में ज्वाला उठती है, ऐसी भाव में ओज गुण होता है। तो भैया जिस काव्य के पढ़ने या सुनने से चित्त की उत्तेजना हो जाए, यानी वृत्ति जागृति हो जाए बच्चों, तो वह रचना ओज गुण संपन्न होती है। ठीक है, आप अपने भाषा में लिखो कि जिस काव्य को पढ़ें या उस काव्य को सुने तो मन या भाव में उत्तेजना उत्पन्न हो जाए, वीर रस उत्पन्न हो जाए, वहां पे ओज गुण होता है। जैसे बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अगला जो प्रश्न है, बिंब कितने प्रकार के होते हैं? बिंब का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? चित्र। जैसे हम कोई चीज आपको समझा रहे हैं, आपके मन में जैसे बोले बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, मन में चित्र आ गया कि झांसी वाली रानी थी, तलवार निकल करके एकदम धड़म धड़म सैनिकों, मतलब जो अंग्रेजों का सीधा सर कलम, तो मन में एक चित्र आ गया, हाँ भैया ये बिंब विधान है ना। तो भाषा में बिंब तात्पर्य शब्द चित्र से है बच्चों, कि भाषा में बिंब का मतलब चित्र अंकित हो जाए, पाठक या श्रोता को पढ़े या सुने जा रहे सामग्री को आसानी से आत्मसात करने में करता है। भाषा में बिंब के 4 प्रकार होते हैं। क्या बोला है? बिंब कितने प्रकार के होते हैं? बिंब किसे कहते हैं? बिंब भाषा में बिंब का मतलब सीधा सीधा सा चित्र अंकित हो जाए, है ना। पाठक या श्रोता किसी चीज को सुन रहा है, किसी चीज को पढ़ रहा है, तो उसके मन में सीधे सृजनात्मक आत्मसात वो चित्र अंकित हो जाए। यदि प्रकार पूछा बच्चों, तो प्रकार में सीधा सीधा 4 प्रकार है: दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। ओके, चलिए अगला जो प्रश्न है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या बोला है? विरोधाभास अलंकार, जहां वास्तविक विरोध ना होकर केवल विरोध का आभास हो, मतलब ऐसा लगे कि विरोध हो रहा है लेकिन वास्तविक विरोध नहीं हो रहा है, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। देखिए बढ़िया सिंपल है, जहां वास्तविक विरोध नहीं है, केवल और केवल हमें आभास हो रहा है, किसी काव्य को हम पढ़ रहे हैं, किसी काव्य को हम सुन रहे हैं, तो वहां वास्तविक विरोध नहीं होता, केवल हमें विरोध का आभास होता है, वो आपका विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। देखो ना भाई, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये बताओ, कोई बूढ़ा होगा, जैसे से श्याम रंग होगा, क्या उज्जवलता आएगी? नहीं आएगी ना। लेकिन ऐसा लगता है कि विरोध हो रहा है, लेकिन वास्तविक विरोध नहीं हो रहा है। बोले जैसे जैसे कालापन आता है श्री कृष्ण जी के मन, उतना ही शरीर में उज्ज्वलता आती है। तो ऐसे में बच्चों यहां स्पष्ट है कि श्याम रंग में डूबने से चित्त की उज्ज्वल बात का विरोध का कथन है। किंतु श्याम रंग, देखो ना, कोई बोले कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे कालापन आता है शरीर मतलब वो थोड़ा सा चमक बढ़ती है, तो ये तो बिल्कुल विरोध लग रहा है कि कोई काला होता जाएगा उसके चेहरे में चमक आएगी। लेकिन वास्तविक विरोध नहीं हो रहा है, श्री कृष्ण जी का विरोध थोड़ी हो रहा है, उनकी प्रशंसा हो रही है। मतलब लग रहा है कि विरोध हो रहा है, लेकिन वास्तविक विरोध नहीं होता, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। समझ में आई बात? हाँ सर, चीजें क्लियर है। सोरठा छंद कितनी मात्राएं होती है बच्चों? उदाहरण से समझाना है, बढ़िया सिंपल है। सोरठा छंद के बारे में बताना है। दोहा का उल्टा सोरठा, दोहा का उल्टा सोरठा, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा अयन चितय जानकी लखन तन। ये जरूरी नहीं कि आप इसको याद करो, इसके जगह और भी आप लोग, जैसे जो सुमिरत सिद्ध होई, गुण नायक करीबर बदन, है ना, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्ध राशि शुभ गुण सदन। ये मुझे याद है, जब रामायण होता है तो पहला सोरठा यहीं शुरू होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोरठा। यदि आप लोग रामायण के प्रति या रामचरितमानस वगैरह सोरठा वगैरह जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जानते फिर भी आप एक याद कर लेना। ये जरूरी नहीं कि इसी को आप दोहा का उल्टा कोई भी, है ना। देखो बच्चों, दोहा देखो ना, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोरठा छंद प्रथम और तृतीय चरणों
में 11-11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। सोठा छंद दोहा छंद का बिल्कुल उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में अंत में एक गुरु और एक लघु होता है। जैसे देखो ना, तन, अंत में क्या है बच्चों, तन, मतलब अंत में एक गुरु होता है, अटपट्टी एक गुरु है, और फिर अंत में एक लघु भी होता है, तन। तो एक में गुरु और एक में लघु होता है, ये चीज बोला गया है। तो दोहा का उल्टा सोठा। हाँ, इसको रटना पड़ेगा, उदाहरण आपको याद करना ही पड़ेगा कि जो सुमिरत सीधी होई, गुण नायक करी भर बदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मतलब ये अपने क्षेत्र का गाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ भी नहीं पाओगे भाई, अपने अपनी भाषा है। चलो, तो ये आप लोग एक उदाहरण अपने से तैयार कर लेना। हाँ, आज जितने प्रश्न दे रहा हूं छोड़ना नहीं बच्चों। अच्छा, निबंध किसे कहते हैं? किन्हीं दो निबंधकार के नाम और उनकी दो निबंधकारों के नाम लिखना, उनकी एक एक रचना। ठीक है, देखो निबंध क्या होता है बच्चों? निबंध एक लिखित रचना है, मतलब लिख करके उसको हम बताते हैं, जो किसी विशेष विषय या घटना पर केंद्रित होता है। इसका उद्देश्य होता है लेखक के विचार और कल्पना को व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करना, या एक साहित्यिक रूप से जिसका प्रयोग अक्सर लेखक के रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच दक्षताओं को प्रदर्शित करने में किया जाता है। मतलब कोई सटीक, जैसे आप कहोगे निबंध की परिभाषा, कहानी की परिभाषा, उपन्यास की परिभाषा, संस्मरण की परिभाषा, इसकी सटीक परिभाषा नहीं है कि तत्व की परिभाषा पढ़ ली, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता, ऐसा नहीं है। इनके एक क्राइटेरिया बांट दिया गया कि इस क्राइटेरिया के अंतर्गत इस चीज, जैसे जीवनी, किसी जीवन के बारे में लिखा जाएगा वो जीवनी होगा, किसी एक का जीवनी नहीं हो सकता, किसी का भी जीवनी हो सकता है। आत्मकथा, अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखा गया तो आत्मकथा है, मतलब उसके कार्य के आधार पर उसका नाम दे दिया गया। ऐसे निबंध एक लिखित रचना है, एक लिखित रचना है जिसमें लेखक क्या करता है, अपने भाव को केंद्रित करता है। इनका उद्देश्य ही रहता है कि व्यवस्थित तरीके से किसी घटना पर आधारित, किसी मतलब विषय पर आधारित, कोई घटना भी हो सकता है, कोई विषय भी हो सकता है, उस पर आधारित व्यवस्थित तरीके से साहित्य को संयोजित करना, ताकि लोगों में जागरूकता है, लोगों में उसके प्रति मतलब एक प्रकार से विचार व्यक्त हो, लोगों में उसके प्रति मतलब शैक्षिक ज्ञान हो, ये सारी चीजें लेखक के मन में होता है। जैसे आप लोगों के एग्जाम में ही आता है कि पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखो। एक पर्यावरण प्रदूषण एक प्रकार से विषय हो गया, ठीक है। विज्ञान वरदान अभिशाप ये विषय हो गया, इस पर आपको निबंध लिखना है। तो लेखक उसको क्या करता है, बढ़िया तरीके से, है ना, व्यवस्थित तरीके से लोगों को जागरूक करते हुए कि किससे क्या फायदा है, इससे क्या नुकसान है, इससे क्या हानि है, क्या लाभ है, भाई इससे आगे चलकर क्या उपयोगिता है ना, उसका मतलब नर्स उपसंहार, सब कुछ बिल्कुल संयोजित तरीके से लिखा जाता है। तो निबंध एक लिखित रचना होती है ना, जो किसी विशेष विषय या घटना पर आधारित होता है, जिसका उद्देश्य होता है बच्चों लेखक के विचार और कल्पना को व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करना। जैसे एग्जाम में आपसे निबंध पूछा जाता है और एग्जामिनर आपका देखता है कि आपकी भाव और आपकी विचार कितना सही है। इसका मतलब नहीं कि गाइड से, आप जैसे हिंदी में निबंध आएगा ना, इसका मतलब नहीं कि आप परीक्षा बोर्ड से लिख लो, परीक्षा दंड से लिख लो, ऐसा नहीं है। टीचर ये देखता है कि आपकी भाव, आपके विचार इसमें क्या है। रटना नहीं है बाबू, समझ रहे ना, ठीक है। चलिए, यहां पर भारत के दो प्रमुख निबंधकार रविन्द्रनाथ टैगोर और एम के गांधी हैं। टैगोर के निबंध में भारत में राष्ट्रवाद और चरक और पंथ, ये रचना है बच्चों। और गांधी के निबंध में, है ना, एम के गांधी, हिंदी स्वराज और शाकाहारीवाद, ये नैतिक आधार पर सम्मिलित है। तो ये बच्चों आप लोगों का, है ना, प्रश्न क्रमांक 7 में का हो गया। समय भी देखते चलना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताओ। अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार 8 प्रकार होते हैं बच्चों। कितने प्रकार? 8 प्रकार। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते, तो आप लिखोगे 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक, संकेत, संदेह। ठीक है, ये आप लोगों को एक ट्रिक से तैयार करो, एक ट्रिक, ठीक है, एक ट्रिक आप लोग इसका बनाओ, ठीक है। और यदि ना बने ट्रिक तो बता देना, ठीक है। विधान, निषेध, प्रश्नवाचक, ठीक है, विस्मयादि। जैसे हमारी इच्छा हुई, हमारी इच्छा हुई, और जब इच्छा हुई तो किसी से आज्ञा लेंगे। क्या करेंगे? हमारी इच्छा हुई, किसी से आज्ञा लेंगे। किस लिए आज्ञा लेंगे? प्रश्न पूछने के लिए। लेकिन हमें थोड़ा सा संदेह है, हमें थोड़ा सा संदेह है, हमें थोड़ा सा संदेह है कि कहीं वो मना ना कर दे, कहीं वो मना ना कर दे। देख लो ना बच्चों, हमारी इच्छा हुई, हमारी इच्छा हुई उससे आज्ञा लेने के लिए कि हम उससे प्रश्न पूछे, लेकिन हमारे मन में एक संदेह आया कि कहीं वो निषेध ना कर दे, मना ना कर दे। लेकिन ये विस्मय
से कुछ फायदा नहीं है। हमें भाई वहीं से संकेत दिया गया कि विधान जो लिखा गया है उसको कोई नहीं रोक सकता है, जो प्रश्न पूछना हो पूछो। ठीक है, देखो ना, हमारी इच्छा हुई, देखो ऐसे याद करो, लॉजिक है, याद हो जाएगी। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कैसे? हमारी इच्छा हुई लेकिन हमें आज्ञा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे हमें प्रश्न पूछना है। लेकिन मन में संदेह आया कि कहीं वो मना ना कर दे, लेकिन उसी के द्वारा संकेत मिला कि विस्मय करने की जरूरत नहीं है, हम आपके विधान की बातों को समझते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 8 हो गए। हमारी इच्छा हुई लेकिन आज्ञा लेना है प्रश्न पूछने के लिए, अंदर से संदेह हो रहा है कि निषेध ना कर दे, मना ना कर दे, लेकिन वही संकेत देता है कि ये विधान की बात है, विस्मय करने की जरूरत नहीं है, पूछो भैया जो पूछना है। ऐसे में बताओ, ट्रिक याद हुआ? रटना नहीं है बच्चों, रटना नहीं है हमारे साथ। राजभाषा किसे कहते हैं? चलो बताओ, राजभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का इस्तेमाल सरकारी कामकाज के लिए करते हैं बच्चों, राजभाषा होता है। किसी देश या राष्ट्र में घोषित भाषा होता है। भारत में हिंदी सरकार द्वारा घोषित राजभाषा है। राजभाषा से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें बच्चों, राजभाषा में क्या होता है, अपना राजभाषा का निर्णय एक संविधान, अधिनियम, नियम, आदेशों के जरिए होता है। मतलब ऐसे नहीं होता कि आप कह दो कि हम इंग्लिश राजभाषा बनाएंगे। जैसे हिंदी राजभाषा है, ठीक है, तो चल रहा है, हिंदी राजभाषा है, समझ रहे हो ना बच्चों? ठीक है, राजभाषा का निर्णय संविधान, अधिनियम, मतलब जैसे अधिनियम कैसे बनता है, अधिनियम लाया जाता है संसदों के द्वारा, अधिनियम लाया। जैसे मध्य प्रदेश में राजभाषा हिंदी बनाना है तो विधायक बैठेंगे और अधिनियम लाएंगे, भैया हम इसको ऐसा करना चाहते हैं, प्रस्ताव पारित करवाएंगे, पारित हो गया तो बन गया। ठीक है, राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करता है ना। जैसे असम में असमिया, बिहार में हिंदी, ये राजभाषा है उदाहरण के रूप में बच्चों। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं लोकोक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाओ। लोकोक्ति, मुहावरा लोकोक्ति में अंतर भी आता है, याद कर लेना आप लोग। लोकोक्ति क्या होता है बच्चों? किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लोकोक्ति। क्या बोलते हैं? लोकोक्ति। जैसे असमंजस में पढ़ना, 9 2 11 होना। ठीक है, देखो लोकोक्ति का अंग्रेजी का अर्थ होता है प्रोवर्ब्स होता है। लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक धन उक्ति। यानी कुल मिलाकर के बच्चों एक लोकोक्ति जो होता है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, जो किसी भी है ना रचना में उसका उपयोग करने से उस रचना की सौंदर्य बढ़ जाती है। पहली बात, जैसे मुहावरा एक छोटा सा वाक्यांश होता है, लेकिन लोकोक्ति जो अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है। ठीक है, और यदि वो वाक्य किसी विशेष बड़े क्षेत्र में वो एकदम प्रसिद्ध हो जाए, ठीक है, जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, वो बात थोड़ा सा प्रसिद्ध हो गया, इसलिए उसको लोगों की उक्ति है, लोगों के द्वारा बनाया गया वो चर्चा वाली वाक्य है, इसलिए उसे बोलते हैं लोकोक्ति। क्या बोलते हैं? लोकोक्ति। लोगों ने उसे चर्चित कर दिया तो किसी विशेष स्थान में वो वाक्य प्रसिद्ध हो गया, इसलिए उसको हम लोकोक्ति का नाम देते हैं। जैसे नाच न आवे आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति है बच्चों। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को मैं कहना क्या चाहता हूं। 2 महाकाव्य और उनकी रचना, ये तो आसानी से बता दोगे यार। 2 महाकाव्य लिखना है और उनकी रचना, जैसे पृथ्वीराज रासो है ना, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, प्रियव्रत, साकेत, सामायणी, सब 2 महाकाव्य, महाभारत, रामायण, ये महाकाव्य हो गए है ना। और उनके रचनाकारों के नाम, रचनाकार महाकाव्य हिंदी के कुछ महाकाव्य जैसे पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस लिख लो, तुलसीदास। ठीक है, रामचरितमानस, तुलसीदास, और रामायण महर्षि वाल्मीकि। ठीक, ये चीज याद कर लेना। जयशंकर प्रसाद का कामायनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 तो आपको मैं बता दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। खंड काव्य और उनके 2 रचनाकार, पंचवटी खंड काव्य है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, सुदामा चरित, नरोत्तम दास मित्रा, नरोत्तम दास। ठीक है, नरोत्तम दास सुदामा चरित। भ्रांतिमान अलंकार, अच्छा भ्रांति मतलब भ्रम सा बनाओ। इसके पहले हमने विरोधाभास अलंकार देखा था जहां विरोध हो, लेकिन यहां पर भ्रम बना रहेगा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। भ्रम बना रहेगा कि साड़ी से बनी हुई नारी है कि नारी के बीच से साड़ी है। यही भ्रम बना रहता है। जब क्षीर हरण होता है कौरवों के द्वारा, वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं लो जितना साड़ी लेना है तो खींचता रहा।
द्रौपदी का छेड़खानी आप लोगों ने सुना होगा महाभारत में कि तो खींचता रहा, भगवान श्री कृष्ण ने बोला साड़ी निकलता जाएगा, खींचते जाएगा, खत्म नहीं हो। तब लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि साड़ी बीच नारी है, साड़ी की बीच नारी घुसी हुई है, कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी के अंदर साड़ी घुसा है, साड़ी ही की नारी है, कि साड़ी की ही नारी बनी है, या कि नारी जो है वो साड़ी की बनी है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी की, साड़ी साड़ी रखा हुआ है कि वास्तव में ये नारी जो है बनी हुई यहाँ पे साड़ी की बनी हुई है। कंफ्यूजन हो जाता है। तो जहां पर ऐसा लगे, जहां पे ऐसा लगे कि जहां वस्तु को देखकर हम उसके स्पष्ट व्याख्या ना कर पाए, उसको स्पष्ट ना कर पाए कि वो वही वस्तु है, तब वहां पे आपका कौन सा भ्रांतिमान अलंकार होता है। बच्चों हम बता रहे हैं ना कौन सा याद करना है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। सर लिख नहीं पाए हम, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। याद कर लेना बच्चों, ठीक है। क्या बोलोगे? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। भ्रांतिमान अलंकार वह अलंकार जिसमें उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जब कोई वस्तु देखकर हम उसे समान गुण वाले विशेषताओं की अन्य वस्तु के साथ तुलना कर देते हैं, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। मतलब किसी वस्तु को देखकर हम दूसरे वस्तु से तुलना कर देते हैं, हमें समझ नहीं आता कि वास्तविक रूप से वो दूसरा वस्तु है कि वही वस्तु है। ये आपका हो जाता है भ्रांतिमान अलंकार। मतलब किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता का अर्थ बोध ना हो पाए, हमें भ्रम हो और उसकी तुलना दूसरे से कर दें। जैसे हमने बता ही दिया, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अरे सर अधूरा क्यों? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यार बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते सर, आज तो आप मजे ले लेकर क्लास ले रहे हो, हमें भी खुशी है भाई, है ना, हमें भी खुशी है। क्या खुशी है सर? बढ़िया पढ़ाने के लिए। सवैया छंद के लक्षण और एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। इसको आप लोगों को होमवर्क देता हूं, याद कर लेना। सवैया छंद बोलना, सवैया कवित छंद बहुत महत्वपूर्ण है भाई, और रटना ही पड़ेगा उदाहरण। सवैया छंद में क्या होता है? एक वर्णिक छंद है, नहीं वर्णों के आधार पर इसकी गणना की जाती है बच्चों। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इन वर्णों की संख्या का आधार के ही इसे भेद किया जाता है, मतलब वर्णों के आधार पर इनको भेद करते हैं। सवैया के अक्षरों में गिनती के साथ साथ मात्राओं का क्रम भी निश्चित होता है। इसके प्रमुख भेदों में मत्तज्ञ, सुंदरी, मदिरा, दुर्मिल, सुमुखी, किरीट, गंगोदक, सवैया आदि आते हैं। मतलब सवैया छंद में कई सारे सवैया, दुर्मिल छंद है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और बच्चों यदि उदाहरण देखो तो बहुत कठिन नहीं है, पर उतना सरल भी नहीं है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पर जाए, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है ना। इस उदाहरण में क्या है? चटकाए और परी जाए एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसके सवैया छंद कहा जाता है। अरे भैया सवैया छंद में आप लोग थोड़ा सा और देखना। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो आप लोग इसे तैयार कर लेना बच्चों। कहानी और उपन्यास में दो अंतर बताना है बाबूजी। कहानी और उपन्यास में दो अंतर। कहानी पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। जिसमें कम पढ़ने में समय लगेगा उसमें भैया पात्र की संख्या सीमित होगी, क्षेत्र सीमित होगा, पात्रों की संख्या कम होगी। और जो थोड़ा सा बड़ा होगा, उपन्यास बड़ा रहता है, इसमें इसका क्षेत्र भी बड़ा होगा, इसमें पात्रों की संख्या भी ज्यादा होगी। क्या बात है सर, खत्म कहानी। की कहानी जो है, कहानी क्या है भैया? इसको पढ़ने में कम समय लगता है। कहानी जो है पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास को पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा। अच्छा सर कहानी में कम पढ़ने में, मतलब पढ़ने में कम समय लगेगा तो पात्रों की संख्या कम है, पात्रों की संख्या कम होगी, क्षेत्र भी सीमित होगा। पात्रों की संख्या अधिक होगी, क्षेत्र विस्तृत होगा। बच्चों चीजें क्लियर है तो कोई दिक्कत है नहीं बाबू। अगला क्वेश्चन है रेखा चित्र और संस्मरण में। देखो भाई रेखा चित्र मतलब किसी घटना पर आधारित एक ऐसा आरचना जो एकदम रेखा चित्र सा, मतलब एक उसको पढ़ते या पढ़ते सुनते समय हमारे मन में एक चित्र से भाव उत्पन्न हो जाए, वो रेखा चित्र होता है। ठीक है, विवरण युक्त होता है। लेकिन भैया रेखा चित्र विवरण युक्त नहीं होगा, संस्मरण होगा। ठीक है, यह किसी महान व्यक्ति पर होता है, लेकिन बच्चों यह किसी सामान्य व्यक्ति पर भी हो सकता है। रेखा चित्र की बात कर रहा हूं। संस्मरण जो होता है वास्तविक यथार्थ प्रधान होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो होता है यह यथार्थ प्रधान, रेखा चित्र चरित्र प्रधान होता है।
देखो ना, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। संस्मरण पहले तो आप समझो बच्चों, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। संस्मरण का थोड़ा सा आकार बड़ा होता है, रेखा चित्र छोटा होता है। जब बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं एक विशेष व्यक्ति पर होगा, जबकि ये सामान्य व्यक्ति पर भी हो सकता है, ठीक है। इसकी शैली बड़ा है तो विवरणात्मक होगा बच्चों, और ये विवरणात्मक नहीं रहता है, ठीक है। ये रेखा चित्र विवरणात्मक नहीं रहेगा, ठीक है। ये यथार्थ प्रधान होता है, जबकि ये चरित्र प्रधान होता है। वास्तविक या यथार्थ प्रधान होता है, रेखा चित्र चरित्र प्रधान होता है बच्चों, ठीक। तो ठीक है, अब बन जाएगा आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं। तकनीक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तकनीक शब्द किसी विशेष विषय पर संबंधित ऐसे शब्द जिनका मुख्य रूप से चर्चा के लिए होता है, तकनीक शब्द कहलाते हैं। इसे पारिभाषिक शब्द तब में तकनीक शब्द अंग्रेजी भाषा के टेक्निकल शब्द से जोड़ा गया है, ठीक है। कुल मिलाकर के ऐसे विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका विशेष प्रयोग किया जाता है, ठीक है, विशेष चर्चा के लिए प्रयोग करते हैं, वो तकनीक शब्द कहलाता है बच्चों, ठीक है। जैसे आप लोग भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण वेग, ये सब भौतिक विज्ञान का तकनीक शब्द है। अब देखते भी आता है कि निम्न से कौन सा तकनीक शब्द नहीं है। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक से अधिक वाक्य हो, दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़कर जब लिखा जाता है वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे यदि मैं परिश्रम करता, तो एक वाक्य हो गया, यदि मैं परिश्रम करता, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। तो एक यदि मैं परिश्रम करता, परिश्रम करना एक अलग वाक्य हो गया। सफल हो जाता, भाई यहां पे दो क्रिया है, सफल होना, सफल हो जाता। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी या उससे मिला। जब मैंने स्कूल गया तब बच्चे से मिला, जब मैंने स्कूल गया तब छात्रों से मिला। तो इसमें से दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में मिलाकर लिखा जाए तो बच्चों आपका मिश्रित वाक्य हो जाता है। अब बच्चों प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं। प्रिंट माध्यम मतलब जब हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं सर, जैसे अखबार आपका एक प्रिंट माध्यम है। प्रिंट माध्यम की विशेषता क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात तो प्रिंट माध्यम में स्थायित्व बना रहे। दूसरा, भाषा सरल और सहज हो, लोगों की समझने लायक हो, साहित्य से भरा होना चाहिए, है ना, मनोरंजन पूर्ण होना चाहिए। ये सारी चीज उनकी विशेषता है। तीन से ज्यादा विशेषता रखना नहीं बच्चों। प्रिंट माध्यम शब्दों का स्थायित्व हो, ठीक है, अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। पढ़ते पढ़ते कहीं भी रुककर उसे सोचकर, भाई प्रिंट माध्यम की विशेषता है ना, प्रिंट माध्यम कैसे पढ़ सकते हैं, रुचिकर होना चाहिए, पढ़ सकते हैं। इसमें क्या बोला, प्रिंट माध्यम की प्रमुख सीमाएं। अरे भाई मैंने विशेषता बता रहा था, सीमाएं लिखा है, सीमाएं यहाँ पे है ना, इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। मतलब एक प्रकार से हमारे जीवन में किस तरीके से इसकी उपयोगिता है, कैसे ये लाभकारी है, ठीक है, बार बार पढ़ सकते हैं। मतलब एक बार पढ़ दिए, मोड़कर रख दिए, फिर 10 दिन बाद देखना चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्रिंट माध्यम की विशेषता है। इसे पढ़ते शुरुआती किसी प्रश्न से भी की जा सकती है। जैसे मान लीजिए 10 पेज का है, 10 पढ़ने का है, तो हम अंतिम से भी पढ़ सकते हैं, 20 से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर, है ना, भली भांति इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह लिखित भाषा में विस्तार में होता है। लिखित भाषा की सभी विशेषताएं लिखित होती है बच्चों। ये इसमें सिंपल है यार, इस कुछ नहीं है। मुद्रित माध्यम की विशेषताओं लक्षण बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। सर स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, नोट्स ले लो भैया, सिंपल छोटा सा चार्ज तो लगता है। विशेष लेखन क्या होता है, जिससे कहीं पे विशेष घटना हो जाए, है ना, या विशेष बड़ा मुद्दा तैयार हो जाए, तब उसमें जाकर संवाददाता अपने बढ़िया लेख को लिखता है, वो लेखन आपका विशेष लेखन हो जाता है, ठीक है। जैसे किसी विशेष विषय पर लिखा गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। जैसे अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सिनेमा, कानून, कृषि, शिक्षा, मनोरंजन, रेशन आदि विषयों पर लिखा जाता है, यही इसके प्रमुख क्षेत्र होते हैं। विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पढ़ता हूं तो समझाने कुछ और लगता हूं। तो विशेष लेखन की परिभाषा, किसी विशेष घटना या विषय पर आधारित जब लेख लिखा जाता है वो विशेष लेखन कहलाता है। जैसे मनोरंजन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, ये आपका विशेष लेखन का क्षेत्र होता है। अब ज्यादा समय नहीं, क्लास को खत्म करते हैं। नोट्स लेने के लिए हर जगह मैंने नंबर दे दिया है, 96 85 29 91 49। चार्ज कितना सर, मात्र 100 रुपए। प्रॉपर नोट्स लें, तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।